अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आलिया हमजा की रिहाई हुई और उसके साथ साथ बानी पीटीआई की गैर मशरूत मुआफ़ी के ऐलान के हवाले से भी खबरें सामने आती रहीं। क्या हकीकत है और सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीलियां आपको दिखाई देंगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और इसके साथ चाहे हुकूमती जमात हो या पीटीआई हो, अपोजिशन जमातें हों, उनमें मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं उनके बयानात में तजादात दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एक दूसरे के बरक्स बयानात सामने आ रहे हैं। क्या इन जमातों के अंदर कोई कंफ्यूजन है या ये बढ़ते हुए तजादात किस जानिब इशारा कर रहे हैं? इस हवाले से पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील, वसीम मलिक, परवेज सदेला और उमर दराज कोंदल। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। खालिद जमील साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आलिया हमजा की रिहाई के हवाले से, कि जाहिर है आज उनको जमानत पर रिहाई मिली है और 14 माह से तकरीबन जो है वो जेल में है और फिर उन्होंने एक तवील वक्त गुजारा है जेल में, और इसके पीछे जाहिर है वो 9 मई का मामला था। आप क्या समझते हैं, क्या ये जो हुकूमत का 9 मई और उसका ये बयानिया और उस पर इकदामात के हवाले से मुसलसल बात करते हैं, इस तरह की रिहाइयों से और जिस तरह के कमजोर मुकदमात हमें अदालतों में दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बेनकाब नहीं हो रहे? देखिए, एतजाज उनकी रिहाई तो कई बार हुई और कई बार उनको गिरफ्तार किया गया, और ये पाकिस्तान में पिछले कोई 1-1.5 साल से ये रवायत बन गई है कि आपने किसी शख्स को किसी भी सियासी, फिक्री या किसी भी बिना पर, मुखालफत की बिना पर जो है कि उसको अगर जेल में डालना है तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा थाना, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा शहर, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ज़िला, और फिर एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा सूबा। ये एक ट्रेडिशन है पाकिस्तान में और ये बदकिस्मती से हर दौर के अंदर ऐसा हुआ है, लेकिन इस दौर में कुछ थोड़ा ज़्यादा हो गया। और इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि एक ही मुकदमा होता है और उसको पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, आप अरशद शरीफ का मामला उठा के देख लें, साबिक दौर में आप मीर साहब के खिलाफ देख लें कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक ही मामले के ऊपर मुकदमे बनाए गए थे। तो ये जो हमारी बदतरीन जो रवायात हैं उनको हम बेहतरीन से बेहतरीन मजीद उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं, और बदकिस्मती से जो अच्छी रवायात हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। ये पता नहीं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी हुकूमतों के अंदर क्यों इतने रवैये जो है कि ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस मामले में भी अगर आप देखें कि बदकिस्मती से अगेन ये कि अगर आप कोई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, किसी सरकारी मुलाजिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें या किसी सरकारी जो है कि वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, तो वो कहते हैं कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद ठोस शवाहिद सबूत मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब अदालत बार बार एक ही केस के अंदर 5-5, 10-10 दफ़ा मौका दिया जाता है कि जनाब वो नाकाबिले तरदीद सबूत यहाँ पेश कर दीजिए ताकि हम इनको सजा दें, या आप चलान पेश कर दीजिए, आप तफ्तीश मुकम्मल करके चलान तो पेश कर दीजिए। 1.25 साल हो चुका है, ना तफ्तीश मुकम्मल, ना चलान पेश हुए, ना कोई नाकाबिले तरदीद सबूत पेश होते हैं, तो उसके बाद तो फिर रिहाई बनती है ना। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये पाकिस्तान के अंदर ही देखना चाहिए कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को। हम ये नफरतों को, तासुब को, इस किस्म के रवैयों को अगर इसी तरह से हम रियासती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर, सरकारी सतह के ऊपर उसकी सरपरस्ती करेंगे, तो बदकिस्मती से अवाम और जो इदारे हैं उनके दरमियान फासला और बढ़ेगा, जो किसी तौर के ऊपर भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसी पर वसीम मलिक, आप क्या समझते हैं? आलिया हमजा की जो रिहाई है, जमानत पर है, और जाहिर है एक के बाद एक रिहाई, जैसे अभी खालिद साहब ने भी जिक्र किया, इस सूरत हाल का सामना माजी में भी करते रहे, लेकिन इस बार हम कुछ ज्यादा उस पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबने वैसे इसका सामना किया है, उसके बावजूद भी हम इस जाने बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस रिहाई से आप क्या समझते हैं? पीटीआई को किसी हद तक ऑक्सीजन मिली है, उनके हवाले से कोई सॉफ्टन सूरत हाल पैदा हुई है, कोई रवैया जो है सॉफ्ट हुआ है, आप ये देख रहे हैं, या हम समझ सकते हैं कि इसके बाद कोई और गिरफ्तारी मुमकिन है? अच्छा, देखिए, जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ बड़े नाम हैं, जिनमें ख़वातीन भी बड़ी तादाद में हैं, जो 9 मई के बाद पाबंद सलासल हैं। मैं बाकी तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली कोर्ट्स के हालात बता सकता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे ज़मानत मिलनी है या फिर बरियत होनी है तो वो पाकिस्तान की अदालतों से होनी है। 9 मई के मुकदमात और उस हवाले से जैसे खालिद साहब कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो आकर कहा जाता है कि बड़े नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं।
अब 9 मई को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहे कारकुनान हो या फिर उनमें अगर कोई उनके रहनुमा हैं, उनके ऊपर ना सिर्फ गद्दारी, बगावत, मुल्क दुश्मनी और उसके साथ साथ दहशत गर्दी के इल्जामात लगाए जाते हैं। और जब यह मामला अदालतों में जाता है तो मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दे देता हूं। एपिक्स फोरम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई से मुतालिक यहाँ रावलपिंडी के हमजा कैंप के कुछ मुल्जमान थे, उनकी जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। अब पंजाब हुकूमत जो है, प्रोसिक्यूशन है जिसने शवाहिद अदालत के सामने रखने थे, उनके पास जियो फेंसिंग के अलावा कोई सबूत मौजूद नहीं था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी। अदालत बार बार मांगती रही, मगर जो प्रोसिक्यूटर थे या जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी या सरकारी वकला थे, वो जियो फेंसिंग के अलावा कुछ और दिखा ही नहीं सके, जिसके बाद जो 5 मुल्जमान थे उन्हें जमानत दे दी गई। और इसी तरह जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, 12 जो मुकदमात थे उनमें जो रिमांड दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, वहां पर भी प्रोसिक्यूशन से बार बार एक ही बात पूछी जाती रही, मगर उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसी तरह हम अगर तीसरी मिसाल दे दें, वो है मियां वाली के जो मुकदमात थे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जो जज है मोहम्मद अब्बास, उनकी अदालत में लगे एक केस में 25 मुल्जमान बरी होते हैं, दूसरे केस में 35 मुल्जमान बरी होते हैं, और उसमें जो फैसले सामने आ रहे हैं उसमें जो जजेस हैं वो एक बात लिख रहे हैं कि बार बार प्रोसिक्यूशन से पूछने के बावजूद, मांगने के बावजूद, जियो फेंसिंग के अलावा पंजाब हुकूमत के पास, पंजाब की प्रोसिक्यूशन के पास कोई और मुकदमा नहीं। तो अब जैसे आपने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं ये नहीं समझता, मगर एक तब्दीली जरूर हुई है। और अगर अदालती मामलात के हवाले से तो 8 फरवरी जिस तरह पाकिस्तान के इंतखाबात हुए और लोग बाहर निकले, उन्होंने मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो अब अपने पांव पर खड़ी होना शुरू हो गई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिल रहा है वो अब उसी का एक शाखसाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें परवेज इंदिरा साहब आप क्या समझते हैं? जाहिर है ये सियासी कैदी, सियासी मुकदमात की बड़े पुरानी इस्तलाहें हैं, चलती आ रही हैं, और उसमें पब्लिक जो है कोई भी सियासी कैदी हो उसके हवाले से बहरहाल एक नर्म रवैया हमेशा से रखती है, अक्रॉस द बोर्ड किसी भी पार्टी की कोई शख्सियत हो। तो अब इस सूरत हाल में जो बिलखुसूस खवातीन हैं, वहां पे जाके जब ये बात की जाती है हुकूमत की जानिब से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या प्रेस ब्रीफिंग्स में यह बताया जाता है कि एक बड़ा सानिया शनाख्त करके मुल्जमान को जो है वो सजा दी जाएगी, लेकिन अभी तक उस अमल में हम देख रहे हैं कि अदालती महाज पे जब जाए जाते हैं, आइन और कानून के मुताबिक जाहिर है मुकदमात जो हैं वो अदालतों में चलने हैं, वहां पे प्रोसिक्यूशन ना सबूत पेश कर सकते हैं, ना कोई ऐसी सूरत हाल में बिलाखिर या जमानत पर रिहाई मिलती है या बरियत हो जाती है। तो क्या ये फकत सियासी बयानिया है जिसके पीछे कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है? तो कब तक चलेगा ये? बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों को और मेरे आप 4 भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं वसीम मलिक साहब की जो आखिरी 2 लफ्ज है ना वो जरा उनकी इजाजत से लूंगा। उन्होंने कहा कि जब से 8 फरवरी के बाद मैंडेट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसके बाद जज जो है ना अदलिया अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, और तब से फैसले जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आने शुरू हो गए हैं। इस लाइन का मुझे समझ नहीं आई। अगर इसी को लेके आगे चले तो एक चीज इसमें ऐड कर लें कि मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूं जो मेरे भाई खालिद जमील ने पूछा और वसीम मलिक ने पूछा है। देखिए, मैं हॉलैंड में रहता हूं, इंग्लैंड हमसे कोई यहाँ से 45 मिनट की फ्लाइट है, 14 अगस्त की शाम को मेरी फ्लाइट है, 5-7 दिन के लिए मैं वहां पे रहूंगा। मैं बड़ा सेटिस्फाई हूं कि अगले 5-7 दिन में वहां पर जो चीजें चल रही हैं काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। हमें आप बिलीव करें कि मुझे समझ नहीं आती कि जब हम ये मिसालें देते हैं या बताते हैं ना कि यूके में 2014 में इस किस्म की हैपन हुई थी, तो अगले 24 घंटे में अदालतें खुल गई थी, और वो अदालतें 24 घंटे खुली रही हैं। उन्होंने 5-5, 7-7 दिनों में जो लोगों ने मुख्तलिफ स्टोर से कुछ जूते चुराए, कुछ टेप रिकॉर्डर चुराया, तो उनको सजाएं भी हो गई और 5-5, 7 साल हो गई। अब वो जो सारे सबूत हैं वो 2 से 3 दिन में कहां से आ जाते हैं? वो कौन से सबूत होते हैं जिनकी बिना पर वो अदालतें सुना देती हैं? क्या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं या पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो पाकिस्तान की स्टेट है, क्या वो ये चाहती नहीं है कि जिन लोगों को मैंने और आपने जलाते हुए, आग लगाते हुए देखा, जिनको मैंने और आपने लोगों को इस्ताहल दिलाते हुए देखा कि भाई आप लोग अपने अपने घरों से निकले, अगर आप आज ना निकले तो आपका खान हमेशा के लिए गुम हो जाएगा, आज हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया। फिर जो वो मैंने और आपने देखा, सुबह शाम देखा, आज जब खान साहब ने माफी मांगने की बात की तो पूरा सोशल उन्हीं वीडियो से भरा हुआ है। अब वो वीडियो जाती क्यों नहीं है? अदालत में सबूत क्यों नहीं पेश होते या क्यों नहीं करते? ये मेरा भी सवाल है, जैसे मेरे दोनों दोस्तों दूसरे दोस्तों का। किससे सवाल है? होता क्यों नहीं है? सदर साहब, किससे आपका सवाल है? मेरा स्टेट से भी सवाल है, हुकूमत से भी सवाल है, अदलिया से भी सवाल है, मेरा हर किसी से सवाल है। सारे सबूत तो प्रोसिक्यूशन लाएगी ना सर। सबूत मैं वही तो कह रहा हूं ना कि क्या ये सबूत नहीं है?
आप अपनी स्क्रीन पर क्या वो सनम जावेद की वीडियो चला सकते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो चला सकते हैं, डॉक्टर वो जो आबाद फरूक है उनकी वीडियो चला सकते हैं, चलाएं आवाज खोल के अगले 5 मिनट। मैं मान लूंगा अभी कि मतलब ये तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, ये वो सारा कुछ सबूत नहीं तो और क्या है। और अगर ये लेके जाने नहीं है और अदालत ने ये देखे नहीं है, टीवियों पे चले नहीं है, मेरे और आपके मोबाइल पे सुबह शाम चले नहीं है, तो फिर आई डोंट नो कौन से सबूत है जो और चाहिए या और लेके जाने चाहिए। और अगर ये सबूत है और इसके बावजूद वहां पर नहीं जा रहे, तो फिर जो भी जिम्मेदार है ना रियासत आज उसको माफ करेगी, अगले 5 साल बाद फर्क, क्योंकि ये इतनी बड़ी हैपन है। कल को कोई भी उठकर, अब देखें ये जो बहन मेरी आज आजाद हुई है, जिस मेरी बहन को आज ये जमानत मिली है, क्या इनकी वो जुबान जो इन्होंने वहां पर खड़े होकर इस्तेमाल की थी आप अपने टीवी स्क्रीन पे चला सकते हैं? थोड़ी सी मेहरबानी करें ना, आज देर रात थोड़ी सी ब्रेक और चलाएं, ताकि मुझे, आपको, खालिद साहब को, वसीम मलिक साहब को, ताकि सबको सुनाई तो दे यार इसने कुछ भी नहीं किया था, इसको तो बेगुनाह अंदर रखा है, कम से कम वो हम सुन तो लेना जो ये बीबी फरमाती रही है। मेरी भी ये इसके साथ है, ये क्या कहती रही है, सबूत नहीं है। अब जाहिर है आपका मौजूदा हुकूमत से ये सवाल है ना, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, उनसे ये सवाल है। प्रोसिक्यूशन मेरे इस अदलिया से भी सवाल है सरकार, इस अदलिया के पास आर्मी वालों, आर्मी कोर्ट्स में चलने के लिए जो इनके पास सब कुछ पड़ा हुआ, मेरा उनसे भी सवाल है, क्यों वो पड़ा हुआ, क्यों वो फैसला नहीं हो रहा, क्यों नहीं बताया जा रहा कि आर्मी में चलने चाहिए कि नहीं चलनी, आर्मी कोर्ट्स में चलने चाहिए कि नहीं चलनी, ताकि फैसला हो ना। अदलिया भी तो लेके बैठी हुई ना, फैसला कर दे अदलिया, चलने हैं नहीं चलने हैं, सिविल कोर्ट में चलने हैं और फौजी अदालतों में जाके चलना है, ताकि किस तरह डायरेक्शन तो शुरू हो ना। अदलिया भी तो लेके बैठी हुई ना साल सवा साल। अदलिया से भी आपका सवाल है। अब जाहिर है जो रोज कोर्ट हमारे कवर करते हैं हमारे रिपोर्टर्स, उनसे भी जाहिर इस हवाले से सवाल करेंगे कि वहां पे क्या वजह है कि ये सदेला साहब जिन वीडियोस का जिक्र कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया जिनसे भरा हुआ है, वो अदालत के सामने प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं चलाती। इस पे हम बात करेंगे और फिर अदालतों से भी सवाल है। इसके साथ साथ मैं उमर दराज गुजर साहब, एक तो ये सवाल है, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें, इसके साथ मेरा सवाल भी ऐड करिएगा। अभी जिक्र हो रहा है बार बार गैर मशरूत मुआफी का, लेकिन उसके बाद वजाहतें सामने आई, उसमें सीसीटीवी फुटेज की पहले बात की गई कि वो बाहर लाई जाए, उसमें साबित किया जाए, फिर माफी मांगी जाएगी। बानी पीटीआई की जानिब से बयान सामने आया, वो अंदर कोई और बात करते हैं, बाहर कोई और बयान आ जाता है, असल बयान क्या है? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि बाकी को छोड़ देते हैं। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चूंकि प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, और पिछले दिनों मरियम औरंगजेब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने वहां पर भी सवाल उनके सामने रखा था, और मैं फिर उस सवाल को दोहरा देता हूं कि पंजाब हुकूमत कैटेगोरिकली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि जनाब देखिए इतने केसेस हैं, चूंकि ये मई से अब 1 साल और साल से भी ज्यादा का अरसा हो गया है, इतने केसेस हैं, प्रोसिक्यूशन ने इतने केसेस में चालान और तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है और अदालतें फैसला नहीं सुना रही। आपके हुजूर होता क्या है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस लगता है तो पता चलता है कि तफ्तीशी चला गया क्वेटा, सिर्फ खुद क्वेटा नहीं गया, रिकॉर्ड भी साथ ले गया है। तो अदालतें क्या करें? नंबर 1 मामला तो ये है। नंबर 2, आपने बात की कि सीसीटीवी फुटेज की, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की डिमांड के ऊपर नहीं, ये तो इनको चाहिए था कि ये खुद जुडिशल कमीशन का मुतालिबा था, वो भी बनाते। इनका ख्याल था अगर वो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेजेस पे लेके आते, क्योंकि इनके मुताबिक तो पूरी की पूरी कंस्पायरेसी हुई है, सब कुछ हुआ है, जाहिर है रियासत भी यही कहती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसमें कोई वो डिले करना चाहिए, उसको लेके आए, साबित करें, क्योंकि रियासत का तो मौक़िफ़ यही है और मुस्लिम लीग नून भी वही लाइन ले रही है, मुस्लिम लीग नून भी उसी बयानिए के पीछे छुपने की कोशिश करती है। आप सीसीटीवी फुटेजेस पे लेके आए ना, दिखाएं उनको, साबित करें, सजाएं दिलवाएं। और रही बात, कौन सा ऐसा 9 मई का केस है जो आपने लोअर कोर्ट में साबित किया और साबित करने के बाद आपने उसको जाने के बाद हाई कोर्ट में वो स्टैंड कर पाया? एक भी नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट को जमानतें देनी पड़ी। आप उन जजेस के, फाजिल जजेस के सवालात उठा लीजिए कि क्या है। अभी हाल ही में इमरान खान के रिमांड वाला मामला था, यहाँ पे आपने देखा कि तारिक सलीम शेख साहब और अनवारुल हक पन्नू साहब के सामने वो केस लगा हुआ था। वहां क्या लिखा गया उस फैसले के अंदर कि पुलिस की गवाही के अलावा उसमें कुछ आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि जनाब वो इस किस्म की मज़ाक़ खेज़ किस्म की चीजें सामने लेके आते हैं कि जी वो ना स्पेशल ब्रांच का एक पुलिस एहलकार था तो वो ना भेस बदल के उनकी मीटिंग में शामिल हो गया। मुझे बताइए, पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग ऐसी होती हैं, वहां पे लोग ऐसे दाखिल हो जाते हैं? यानी आप क्या मजाक बना रहे हैं? असल बात यह है कि गवर्नमेंट की नाकामी है, गवर्नमेंट जवाब नहीं दे पा रही, गवर्नमेंट उसको साबित नहीं कर पा रही। और जजेस के सवालात अब ये तो नहीं कह सकते कि मंदोखेल साहब ने वहां जो बातें की वो तहरीक इंसाफ के हक में थी। बात तहरीक इंसाफ की नहीं है। आप ये बताइए, चलिए बाकी को छोड़ देते हैं, आपके मुताबिक सबसे बड़ा इस मामले का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। आप 9 मई से रेलिवेंट कितने केसेस में इमरान खान को लेकर संजीदगी दिखाई है? आपने कितनी तहकीकात के हवाले से किया है? वही जी हमने ये करना है, जी हमने रिमांड वो करना है।
देखिए, आप संजीदगी दिखा नहीं रहे। और एक और बात, जहां इतनी लेजिस्लेशन करते हैं वहां इन चीजों के हवाले से क्यों नहीं करते? और रही बात कि सुप्रीम कोर्ट लटका रही है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब फैसला सुना चुके हैं, उन्होंने फौजी अदालतों के हवाले से उनको कलअदम करार दिया था। उसके बाद तो काजी फायज ईसा साहब की जिम्मेदारी है, जो सिटिंग जज हैं, अब चीफ जस्टिस हैं। अब तो मुस्लिम लीग नून नहीं कह सकती ना कि कोई हम ख्याल बेंच है। अब तो कोई एजाजुल एहसन साहब उसको हेड नहीं कर रहे, कोई मुजाहिर लीग पर नकवी साहब नहीं कर रहे, कोई और जज नहीं कर रहा। आप सब जानते हैं अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में उमर दराज, बिल्कुल आपका ये मामला जो है जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है कोर्ट में जो मामला चलते हैं वो बड़े मुख्तलिफ है। लेकिन अब मैं खालिद जमील साहब, आप बताइएगा, आप एक अरसे से खुद भी ज़ाहिर सहाफ़त कर रहे हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, और आपको पता है खबर कैसे आती है, किस तरह से प्रोसेस होकर आगे बढ़ती है। ये जो लफ्ज़ मशरूत मुआफ़ी का है, ये कहाँ से आया? अगर एक शख्स ये बयान दे रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर सीसीटीवी फुटेज में आप साबित कर दें तो मैं माफ़ी मांग लूंगा, और इस बयान में नया क्या है? यानी आज क्या मुख्तलिफ था जब ये बात की गई कि उन्होंने मशरूत मुआफ़ी का ऐलान कर दिया? किस तरह से रिपोर्ट हुआ है? अच्छा एतजाज, ये जो आपने बड़ी सादगी से पूछा है ना कि ये कहाँ से लफ्ज आ जाते हैं, तो अगर मैंने बता दिया तो फिर बात खराब हो जाएगी। मेरा तो मासूमाना सा सवाल है। फिर बात खराब हो जाएगी। फिर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा एक हफ्ता सरकारी मेहमान बनूं, तो मैं तो नहीं बताऊंगा कि लफ्ज कैसे कहाँ से आते हैं। आप खुद समझदार हैं, समझ जाएं। दूसरी बात देखो, मैंने वो हियरिंग भी देखी थी जब 9 मई के बाद इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद मैं तमाम दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि जिस दिन 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला हुआ था, रेंजर्स ने जो तोड़ फोड़ की थी, वो शीशे तोड़ ऑपरेशन किया और फिर वहाँ से वकीलों को भी जख्मी किया और वो निकाला, और मैं वो गेट के ऊपर सारे मनाजर देख रहा था, किस तरह से ज़बरदस्ती अंदर घुस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ। और फिर उसके बाद दोबारा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हियरिंग सारी की थी 2 दिन बाद, उस दिन भी मैं रात 10-11 बजे तक वहीं सारी चीज़ें देख रहा था। तो अच्छा, ये तो फ्रॉम डे फर्स्ट जो है कि वो इमरान खान कहते हैं कि जनाब मैं तो अभी कस्टडी में, मुझे तो नहीं पता बाहर क्या हुआ है, अगर जो कुछ भी हुआ है जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर साबित होता है कि हमारे लोग हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, आप भी कार्रवाई करें, माफ़ी भी मांगेंगे। ये तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने बाद में बारहा ये कहा कि आप सीसीटीवी फुटेजेस जो कोर कमांडर हाउस के अंदर की है, या वो जीएचक्यू के जो सीसीटीवी कैमराज हैं, या पेशावर बिल्डिंग है रेडियो पाकिस्तान की, या इवन मियां वाली बेस और सारी चीज़ें हैं, देखें तमाम जगहों के ऊपर सीसीटीवी फुटेजेस हैं, लगे हुए हैं कैमरे, जो अंदर से आप देखें। कुछ लोगों की, अभी संदेला साहब कह रहे थे, मैं एग्री करता हूं इनके साथ, वीडियोस बेशुमार अवेलेबल हैं। कुछ जगहों पे है सिर्फ जबान दराजी की गई है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, शायद गलीज लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, शायद गालियां दी गई हैं, लेकिन उन गालियों का यह मतलब नहीं है कि साल 2-2 साल लोग जेलों में रहें और उनकी जमानतें भी ना हो और उनको 10-10 शहरों में घुमाया जाए। उसका उतना ही उसको सख्ती या बर्दाश्त करनी चाहिए जितना उसने वो किया, जुर्म किया है। अब अगर जो 102 या 105 लोग हैं, वसीम एग्जैक्ट बता देंगे, कि जो मिलिट्री कस्टडी में है, ये वो लोग हैं जिनके तमाम शवायद सीसीटीवी फुटेज के अंदर नजर आ रहा है कि अच्छा वो किसी जगह पे आग लगा रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं अंदर, या कुछ चीजें चोरी करके लेके जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मिलिट्री कस्टडी में चले गए और उनके फैसले बदकिस्मती से अभी तक जो है कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो मामला नहीं हो सका। तो ये सारी चीजें अगर आप इस तनाजुर में देखें, तो फिर ये जो अभी सारी चीजें जो हैं कि अपने कंक्लूजन के करीब हैं। हाई कोर्ट के अंदर बड़े अहम फैसले होने हैं, बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं 9 मई के हवाले से, कि चलान पेश नहीं हुए, तफ्तीश मुकम्मल नहीं, 1.25 साल हो गए, अभी भी तफ्तीशी कह रहा है नहीं मुझे तफ्तीश करनी है। तो हाई कोर्ट्स में आपका जो वो एक सेक्शन में भूल रहा हूं, कल एक पिटीशन फाइल हुई है, उस पर 2 रुकनी बेंच उस पर अब समाअत करेगा। सारों को यकजा करें, इनको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, ताकि ये मामला खत्म हो। जो जुर्म जिसने किया उसको सजा दें, जो जुर्म नहीं किया उसको रिहा करें। यह तो नहीं हो सकता किसी ने जुर्म नहीं किया कि आप सिर्फ मुखालफत की बुनियाद पर उसको 1-2 साल अंदर बैठाए रखें। तो उसमें अब ये नजर आ रहा है प्रोसिक्यूटर को या हुकूमत को कि उनके पास क्या है, क्या नहीं है, क्या तलफ कर दिया गया, क्या चीजें महफूज कर ली गई। तो उनको मालूम है कि जो पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है वो सारे रिहा होंगे। तो इसलिए अब जो लोग पहले से बयानियां बनवाते हैं कि ताकि कल जब ये रिहा हो, कल परसों या बाहर आए, तो हम कहें देखा जी इसने तो अंदर माफी मांग ली थी या इसने अंदर डील कर ली थी। ये हमारे वैसे आज से नहीं है, ये इससे पहले भी हमने
जब मियां नवाज शरीफ साहब को हमने अटक किले में डाला या कराची कोर्ट में डाला, उस वक्त भी ऐसे ही लफ्जों की हेरफेर होती थी। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। इसी पे मेरे ख्याल में वसीम से सवाल परवेज अदिलत साहब ने भी किया, और वसीम वो सवाल भी आप लेके चलें, उसी से आगे बढ़ते हैं। वो उन्होंने कहा कि आखिरी 2 जुमलों में आपने ये लफ्ज कहे थे कि जब 8 फरवरी को मैंडेट मिला पीटीआई को, उसके बाद जो है वो अदलिया जो है वो भी अपने पांव पर खड़ी हुई है और जजेस जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से फैसले सुना रहे हैं। एक तो इस हवाले से वो वजाहत मांग रहे हैं, ये आप दे दीजिएगा। इसके साथ साथ क्या आप नहीं समझते कि जैसे अभी हवाला दिया गया, मियां नवाज शरीफ का केसेस थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब मौजूदा सदर भी हैं, उनके केसेस थे। इसी तरह दीगर सियासी बहुत सी शख्सियात हैं जिनके केसेस थे। राना सनाउल्लाह का केस था, वो भी बरी हुए। क्या उस वक्त अदलिया अपने पांव पर खड़ी नहीं थी? अच्छा देखिए, मैं जिस तनाजुर में ये सारी बात कर रहा हूँ, खालिद अजीम साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनका भी अदालतों में रिपोर्टिंग करते रहते हैं। जिस कदर पाकिस्तान की अदलिया में मुदाखलत थी, दबाव था, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, वहां से लेकर हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस अगर सिर्फ एक इजाफी नोट या कोई इख्तलाफी नोट भी लिख देता है तो उसके बाद हुकूमत वक्त की जानिब से या फिर रियासत की जानिब से उस जज को सबक सिखाने के लिए क्या कुछ किया जाता है। तो वो बातें यहाँ पर एटलीस्ट मेरे तो जो कंधे हैं वो इतना वजन बर्दाश्त नहीं करते कि मैं टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर वो बातें कर सकूं। अब हम देखें कि ये कोई बात मैं किसी मफरूजे की बुनियाद पर नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसे किस कदर दबाव और मुदाखलत का सामना था। विसल ब्लोअर का किरदार अदा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस। 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखते हैं। जब उसके ऊपर 100 मोटों की कार्रवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम हाई कोर्ट से तजावीज मांगता है। लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो इस मुदाखलत को ओपन सीक्रेट करार देते हैं। पिशावर हाईकोर्ट के जो जजेस हैं वो अपनी तजावीज सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं। वो उससे ज्यादा खौफनाक है कि उन्हें बलोचिस्तान से धमकियां दी जाती हैं, अफगानिस्तान से धमकियां दिलवाई जाती हैं, जान से मारने की पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं और उसमें अपनी मनमानी के फैसले। तो जब इस हद तक अदलिया में दबाव आया तो उसके बाद फिर एक किस्म की हद होती है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के जो बेडरूम्स तक हैं वो भी महफूज नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो खड़े होंगे और उसके बाद हमने देखा कि जो गैर जरूरी इल्तवा चाहे किसी केसेस में हो या फिर एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी, तीसरे मुकदमे में गिरफ्तारी, तो उस पर अदलिया ने स्टैंड लिया। जहां तक मोहतरम परवेज संदेला साहब बात कर रहे थे कि 9 मई के कुछ जो वीडियोस हैं वो हम टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं चला सकते, बाकी का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अदालतें कवर करता हूं। और मैं सनम जावेद के एक रिसेंट इस्लामाबाद का एक जो FIA का आखिरी और 17वां मुकदमा था उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। ड्यूटी जज थे मोहम्मद इमरान, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत थी। सनम जावेद के ऊपर जो चार्ज था FIA की जानिब से मुकदमात थे, वो इनकी एक वीडियो थी जो लाहौर के जिना हाउस के बाहर की थी। पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा गया सनम जावेद के वकील की जानिब से और साथ ही FIA के प्रोसिक्यूटर मौजूद थे और कहा गया कि इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट में बताएं कि कौन सा ऑफेंस कहां लगता है। FIA के पास उसका कोई जवाब नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे सनम जावेद को उस मुकदमे से भी बरी कर दिया गया। तो ये इस तरह के हालात हों तो साफ जाहिर है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। जिस तरह आपने माजी में मिसालें दी, जरूर हुआ, माजी में भी होता रहा। हमारी बदकिस्मती के 77 साल सियासी तारीख में यह सब कुछ होता रहा, मगर गुज़श्ता 2 साल की अगर मैं इंटेंसिटी देखता हूं तो वो मुझे काफी हद तक बढ़ी हुई नजर आती है। उसकी एक रीजन मैं आपको बताता हूं। मुझे याद है मुस्लिम लीग नून के ऊपर ही यह बुरा वक्त था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जो नवाज शरीफ साहब हैं ये अपनी गिरफ्तारी से पहले वापस आ रहे थे पाकिस्तान में, तो उनसे एक इंटरव्यू होता है जहाज में जिनसे वो जवाब देती हैं सहाफी को कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपने माजी से बहुत कुछ सीख लिया है, अब हम वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। और इन इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कहा जाता है कि इनसे रियासत ऐसे निपटे जैसे TLP से निपटती है। और यही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी थी कि उनके जो मुखालिफ सियासी जमातें थी वो ज़ेर एताब थी। तो एट द एंड ऑफ द डे इन सियासतदानों को बैठना होगा और इन्हें एक रेडलाइन मुकर्रर करनी होगी। ठीक है, इन्हीं अदालतों से फिर इन तमाम कैदियों को या सियासी जमातों को रिलीफ भी मिलता है और यकीनन जिसके हक में आता है फिर वो कहते हैं अदलिया आजाद है, जिसके हक में नहीं होता वो फिर उनकी जानिब से तनकीद भी सामने आती है। इस पर मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।